अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम केप टाउन साउथ अफ्रीका, जहाँ पे हमारा टूर तो ख़त्म हो चुका है लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें रहती हैं। जैसे हमारी रंगीली बिल्कुल इधर पास में ही खड़ी हुई है, उसकी शिपिंग करवानी है। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि क्या ज़रूरत है शिपिंग की वीडियो बनाने की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्पेशली अगर कोई शिपिंग की वीडियो बनाएगा तो मैं भी देखूँगा सारा प्रोसेस और किस तरह दूसरे मुल्क में आप अपनी बाइक लेके जाते हैं, फिर वहाँ से अगर आपने ट्रांसपोर्ट करनी हो तो वो कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग नाश्ते की टेबल पे बैठे हैं। आज हमारा बड़ा रिलैक्सिंग सा दिन है, क्योंकि इसमें वो इतनी टेंशन नहीं है कि अच्छा जी यहाँ पे जाना है, ये एरियाज़ कवर करने हैं, ये देखना है। आज आराम से हम लोग एक बहुत ही मज़े का फ्रूट सैलड और उसके साथ सीरियल से नाश्ता कर रहे हैं। उसके साथ हमारी कैपेचिनो भी आ रही है। एक हमने जूस भी मंगवाया जिसको मैंने अपना वो क्या कह सकते हैं स्टैंड बनाया हुआ है इस वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो बस अभी नाश्ता करते हैं और उसके बाद प्लान ये होगा कि मैंने सबसे पहले जाना है शिपिंग कंपनी के पास अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाने। उसके बाद जाना है एक क्रेट बनवाने के लिए। तो थोड़ा सा ज़रा काम वगैरह है। अभी आराम से नाश्ता करते हैं, मैं टाइम के साथ साथ आपको सारी चीज़ें बताता जाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ओहो हो, ये तो बड़ी क्लोज़ कॉल थी। मैं राइट साइड पे देख रहा था क्योंकि नॉर्मली इस तरफ राइट साइड से आती हैं गाड़ियाँ, लेकिन क्योंकि इस साइड पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इसकी वजह से उनके पास जगह कम है। चल भी रंगीली, अभी हमने जाना है शिपिंग कंपनी वालों के पास, उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। तो तकरीबन कोई 30 मिनट के फासले पर वो लोग हैं, कोई 30 किलोमीटर भी बन ही जाते हैं। मेरी कोशिश है कि अगले 2 से 4 दिनों के अंदर अंदर मेरे ये शिपिंग के काम यहाँ पे पूरे हो जाएं, ताकि मैं फिर यहाँ से फ्लाई आउट कर जाऊँ। वैसे तो दिल कर रहा है कि केप टाउन में को हफ्ता डेढ़ हफ्ता बैठ के आराम से रिलैक्स किया जाए। प्राइसेस भी बिल्कुल पाकिस्तान जैसी हैं ऑलमोस्ट, और जगह जगह पे अच्छे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़। फिर आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है। पिछले दिनों जब हम गए हैं वहाँ पे केप ऑफ गुड होप पे, उस दिन तो इतनी तूफ़ानी हवा चल रही थी कि कुछ समझ नहीं लग रही थी। वैसे जब से मैं आया हूँ हवा ही चल रही है। आज थोड़ा मौसम बेहतर है अभी। केप टाउन यार बहुत ही कमाल का शहर है, और इस यहाँ पे वो आप कह सकते हैं कि बड़ा ज़रा रिलैक्स चिल सा सीन है। एक तो टूरिज़्म यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, पूरी दुनिया से टूरिस्ट आए हुए हैं, तो वो भी थोड़ा शहर की एटमॉस्फेयर को चेंज करता है। फिर उसके साथ जुड़े हुए बिजनेसेस वगैरह भी। और ओवरऑल भी मुझे अफ्रीका काफ़ी इस लिहाज से पसंद आया कि ऑलमोस्ट हर बंदे के पास टाइम है। मतलब अगर आपने किसी से मिलना है ना, तो ये नहीं कि वो कहेगा भाई अगले महीने मेरे पास अपॉइंटमेंट मिलेगी। यहाँ पे लोग टाइम निकालते हैं एक दूसरे के लिए। बस सिर्फ यही है कि 7 बजे मोस्टली रोड्स ऐसे सुनसान खाली हो जाती हैं। कल मैंने राइड की है शाम को, पहले मैं सोच रहा था उसको रिकॉर्ड करूं, फिर मैंने कहा यार चलें आज एंजॉय करते हैं। ये देखें जी, ये है टेबल माउंटेन। इस तरफ से टेबल सही बना हुआ नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ से जब हम लोग पिछले व्लॉग में राइड करके गए थे तो वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ का रोड नेटवर्क मैंने ऑलरेडी वीडियोस में काफ़ी तारीफ़ की है। मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत ही कम ऐसी सिटीज़ होंगी जहाँ पे इतना अच्छा नेटवर्क होगा। चाहे वो अफ्रीका है, यूरोप है, यूएसए है, कहीं पे भी आप ले लें। सेंटर से निकलो, सेंटर से बाहर मतलब पूरा शहर आप
20-25 मिनट में, 30 मिनट में 30 किलोमीटर हमने करने हैं, हम आराम से करके वहाँ पहुँच जाएंगे। और बाकी शहरों में आप घुस जाएं सही, फिर निकलते निकलते 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। अभी हम बीच वाली साइड से स्टार्ट किया है और दूसरी साइड पे शहर जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक जाना है। सिर्फ 30 किलोमीटर में 30 मिनट लगेंगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगी। जोबोक में भी बहुत अच्छा सिस्टम है और यहाँ पे भी। मैं बात कर रहा था कि आज हवा नहीं है, लो जी हवा भी आ गई है और अच्छी खासी तेज़ आज भी हवा है। चलें जी, हम लोग पहुंच तो गए हैं। मेरे ख्याल में यही है, ये सामने यूनिट 4। अच्छा जी, नंबर 8 टी एन फ्राइट के नाम से कंपनी है। यहाँ पे जी ओवरऑल सिस्टम बहुत अच्छा था। इस कंपनी से मेरी ऑलरेडी बातचीत चल रही थी वाया एक पाकिस्तानी शिपिंग कंपनी है, पेंटागॉन फ्राइट सिस्टम्स के नाम से। ये वही कंपनी है जिनके थ्रू मैंने पाकिस्तान से अपनी बाइक नायरोबी भिजवाई थी, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत डिसेंट रेट दिए थे। और अभी भी उनके CEO हैं खयूर साहब, उन्हें मैंने मैसेज किया, मैंने कहा कि मैंने अपनी बाइक केप टाउन से पाकिस्तान भिजवानी है, तो काइंडली जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो मेरी बाइक के लिए ढूंढ दें। तो उन्होंने कहा कि हम इसको बाहर ही लेके आते हैं, क्योंकि बाय सी यहाँ के भी सी पे कस्टम्स क्लियरेंस और बाकी जो एजेंट कॉस्ट होती हैं वो हाई होती हैं। और सिमिलरली पाकिस्तान में जब ये कराची भी बाइक पहुँचेगी तो, और इसकी डिलीवरी मतलब केप टाउन से लेके पाकिस्तान पहुँचने में बाय सी मोर देन 40-45 डेज़ लग जाएंगे और तकरीबन कोई $2000 प्लस ही लगने थे। अभी इन्होंने मुझे बाय एयर कोटेशन दी है $2650 की, और एक हफ़्ते के अंदर अंदर मेरी बाइक लाहौर पहुंच जाएगी। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। $400-500 ज़्यादा है, लेकिन बाइक सेफली आराम से पहुंच जाएगी। और बिल्कुल लाहौर में अगर को खुदा ना खास्ता कोई इशू वगैरह भी होता है कस्टम्स और इस तरह के, तो वहाँ पे बंदा सॉल्व करवा लेता है। तो इन्होंने मेरा ओरिजिनल कॉर्नेट अपने पास रख लिया इस कंपनी ने, ताकि जब बाइक एयरपोर्ट पे कस्टम्स क्लियरेंस के लिए जाए तो जो भी स्टैंप्स वगैरह लगानी है वो लगा के इसको भिजवा देंगे पाकिस्तान में। और उसके अलावा कोई ऐसे इन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं देखे। मेरे बाइक की जो रजिस्ट्रेशन थी जर्मनी की वो उन्होंने चेक की है, पासपोर्ट की कॉपी दे दी है, वीज़े वगैरह पेज की। और बाकी उन्होंने कहा है कि अब इसको क्रेट में बंद करवा के हम आपको एड्रेस देंगे, वहाँ भिजवा दीजिएगा। क्रेट का ये कंपनी काम नहीं करती, तो इसलिए वो हमने एक और दूसरी कंपनी के पास जाना है। उस तक हम थोड़ा सा यहाँ पे पानी वगैरह पीते हैं, फ़्रेश होते हैं, क्योंकि उनके साथ मेरी अपॉइंटमेंट तकरीबन 1 घंटे बाद की है। तो यहाँ पे कैफ़े में आ गया, मैंने कहा कि चलो आराम से कुछ पी के रेस्ट करके फिर उधर चले जाएंगे। तो यहाँ पे पानी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कॉफ़ी की निस्बत जितने की कॉफ़ी है उससे 1-2 रैंड ये ज़्यादा है। खैर कोई नहीं, हम आराम से पानी पीते हैं। मैंने अभी इनको स्मूथी का बोला है, वो भी आ जाती है। फाइनली हमारी सुपर फूड स्मूथी आ गई है। पता नहीं इसके अंदर क्या क्या डाला है, नाम इसका सुपर फूड लिखा हुआ था। पीने में भी मज़े किया। वैसे वो खांसी का शरबत नहीं होता, थोड़ा सा उसका टेस्ट है। यहाँ पे किधर गया जी? वो आ गया कार्गो वाले। ये इधर सामने क्रेट भी पड़े हुए हैं, तो बस ऐसे ही हमारी रंगीली का भी ये बनाएंगे। हेलो, हाउ आर यू सर? इज कॉलिन हियर? इज कॉलिन?
go fine. I thought they would be so these mirrors just down a little bit. यस यस। यहाँ पे जी अभी रंगीली को लोड करने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं ये किस तरह का यहाँ पे बॉक्स बना है। If you shoot it like this, one on the back wheel also, one on the front, one on the back. Come to you a little bit out here. यहाँ पे हमारा बॉक्स थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा जिस तरह हम पाकिस्तान में बना के आए थे उससे। अभी दोनों साइडों पे इसको बांध रहे हैं, होपफुली कि ज़रा सही तरह से काम हो जाएगा। लेकिन बंदे बड़े प्रोफेशनल हैं तो ज़रूरत नहीं है हमें ज़्यादा इनके काम में इंटरफेयर करने की, बस आराम से साइड से होके देखते रहते हैं। सो रंगीली की पैकिंग चल रही है, कुछ इस तरह से लग रहा है। मोस्टली सामान मैंने बाइक के ऊपर ही लगा रहने दिया, सिर्फ आप देखें कि ऊपर वाला बैग मैंने उठा लिया उसके, क्योंकि उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है वो मैं साथ अपने ले जाऊंगा। और बाकी यहाँ पे ये लोग बैटरी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर देखें तो हमने इसकी विंड स्क्रीन उतार दी है ताकि हाइट हमारे पास इतनी हो जाए कि आराम से बाइक पैक हो जाए। और दूसरा हमने मिरर्स वगैरह को फोल्ड कर दिया, अदरवाइज़ हो सकता है कि मिरर उतार के कहीं रख दूँ कि हाइट का अगर इशू होता है तो अभी देख रहे हैं। और ये हमारी बैटरी। So I just need to get that off. I don't want to force it because okay, just wait a second. I can hold. Yes. It's easy. So okay, there were Oh, I see. I think that's from the battery. there should be one more. We dropped in. Yeah, okay. So there are two of these. One's One is for this. Okay, I'll just keep it here. this battery and put it in the box. बैटरी आई एम नॉट टेकिंग इट विद मी। सो हमने इसकी बैटरी एक्चुअली निकलवा दी है क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि इसके लिए कि एक MSDS सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो हमारे पास था नहीं। मैंने कहा बैटरी निकाल देते हैं। बाकी अभी इसका फ्यूल हमने निकालना है और ऑयल निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्यूल और बैटरी ये दो इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान से तो उन्होंने मेरा इस बाइक का ऑयल भी निकलवा दिया था, लेकिन वो यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है। बाइक हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। और यहाँ पे ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसके अंदर हेलमेट, जैकेट और ट्राउज़र डाल दिया है। और यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें भी जो बाकी का सामान वगैरह था मैंने कहा कि बाइक के साथ ही चला जाए ताकि मुझे बहुत ज़्यादा सामान ख़ुद ना कैरी करना पड़े। और इधर विंड स्क्रीन मैंने इधर इसमें डाल दी है। ठीक है, यहाँ से निकलनी नहीं चाहिए वैसे। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से पहुँच जाएगा। ओवरऑल बॉक्स हमारा थोड़ा बड़ा बना है कंपेयर टू जितना हमारा पाकिस्तान में था, तो हो सकता है कि अब प्राइसेस वगैरह चेंज हो जाएं। तो लेट्स सी, देखते हैं। मैंने तो बड़ी कोशिश की है कि इसको और थोड़ा सा कम्पैक्ट कर भी सकते थे। आई थिंक हाइट थोड़ी सी हम और शायद इतनी कम कर सकते थे, लेकिन वो जो मुझे फिर सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्रेट बनाने वाले, मैं उन्हीं के सजेशन के साथ जा रहा हूँ। मैं ज़्यादा फिर इंटरफेयर नहीं कर रहा। आई होप। वैसे साइडों से भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हम कर सकते थे और कम। ये वाले बैग उतार के हम इवन के नीचे भी रख सकते थे। बाइक हमारी यहाँ पे फुली तौर पे रेडी है अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और यहाँ पे ये क्रेट कंपनी अब इसको शिप कर देगी। शिपिंग कंपनी ने एक मुझे एड्रेस दिया है तो उनके पास चली जाएगी। और उसके बाद आई एम नॉट श्योर कि कितने दिन यहाँ पे उनके वेयर हाउस में रहने के बाद
6 दिनों का उन्होंने मुझे टाइम दिया है कि 6 दिनों में लाहौर पहुंच जाएगी। तो मैं इसको बायर लेके जा रहा हूँ। एक्चुअली हो सकता है कि प्राइसेस मैंने पहले बताई थी आपको $2650, वो शायद थोड़ी बहुत चेंज हो जाएं, क्योंकि हमारी डायमेंशंस अभी नए बॉक्स की ज़रा डिफरेंट हैं। तो लेट्स सी जब लाहौर पहुंचेगी बाइक, उसके बाद मुझे कितने पैसे देने होंगे वो मैं सारी चीज़ें इस व्लॉग के एंड पे आपको बता दूंगा। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे हमारा जितना भी काम था वो काफ़ी हद तक सब कुछ हो चुका है। इन्होंने मुझसे मांगा था पर्ज लेटर होता है कि बाइक के अंदर कोई फ्यूल और इस तरह की चीज़ नहीं, तो वो भी क्रेट कंपनी ने मुझे बना के दे दिया था। कारनेट मुझसे लिया है, बैटरी हमने कम्प्लीटली रिमूव कर दी और उसके अलावा एज सच कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए था सिवाय मेरे आइडेंटिफिकेशन और इस तरह की सारी चीज़ें। तो रिलेटिवली इजी है और आई थिंक मोस्टली कंट्रीज़ जहाँ पे भी आप लेके जाएंगे बाइक या व्हीकल, वहाँ से शिप करना या लेके जाना, ये सारी जितनी भी मुश्किल काम होता है या जितना भी वो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है वो सारी शिपिंग कंपनी देख रही होती है। तो हम जब लाहौर अब ये बाइक पहुंचेगी तो देखते हैं। अभी के लिए हमारा यहाँ से बाय बाय, थोड़ा सा 1-2 दिन हम ज़रा केप टाउन के देखते हैं, ज़रा इन्जॉय करते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से वापस लाहौर के लिए। फाइनली जी हमारी रंगीली पहुंच चुकी है साउथ अफ्रीका से सीधी लाहौर। और पहले तो मैं सोच रहा था कि शायद ये बड़ा अनइंटरेस्टिंग सा व्लॉग होगा, कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही व्लॉग बनाने की ज़रूरत है। लेकिन जो मामलात साउथ अफ्रीका में बाइक को जो मैंने एजेंसी हायर की थी जिन्होंने मेरी बाइक ट्रांसपोर्ट करनी थी, उससे लेके यहाँ तक कस्टम क्लियरेंस में इतने इश्यूज़ आए कि आज तक 4 साल में मैंने जितनी बार भी बाइक को ट्रांसपोर्ट किया है, कभी इस तरह के इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़े। तो मैंने कहा ज़रा आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले तो मुझे डर भी लग रहा था कि बताऊँ, ना बताऊँ, कुछ इश्यूज़ को कवर कर जाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के जो मिसहैप्स वगैरह आपके साथ होते हैं वो लोगों को बताने चाहिए, क्योंकि आप लोग जब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद आप समझते हो कि बड़ी स्मूथली चल रही होती हैं। क्योंकि अक्सर मैं समझता हूँ कि शायद उससे थोड़ा सा जो है वो एक डिस्ट्रैक्शन सी पैदा हो जाती है कंटेंट से, बंदा जो वो हट के लोग जो हैं वो उस चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि साउथ अफ्रीका से क्या इश्यूज आए थे। अभी तो आप देख रहे हैं कि बाइक के जो है ना वो सारा सामान वगैरह उतरा पड़ा है, क्योंकि हम इसको प्रिपेयर करें अपने नेक्स्ट टूर के लिए, तो वो चीज़ें मैं बाद में आपको जो है वो बताऊंगा। बाइक बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस इसकी हर टूर से पहले जो डेंटिंग पेंटिंग होनी होती है वो हम कर रहे हैं। जब मैंने साउथ अफ्रीका में अपनी बाइक ट्रांसपोर्ट के लिए एजेंसी को दी थी, तो उससे भी पहले जो मैंने एजेंसी हायर की थी वो पाकिस्तानी एजेंसी थी, ट्रांसपोर्ट की कंपनी थी। उन्होंने वहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी को हायर किया था। तो मैंने इनको पैसे देने थे, इन्होंने उनको देने थे, और फिर जो है वो आप कह सकते हैं कि एक लिंक थी मेरे दरमियान और साउथ अफ्रीका की एजेंसी के दरमियान। तो मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी इनको सब कुछ फॉरवर्ड कर दिया था, ताकि वो यहाँ में लाहौर के एयरपोर्ट से कस्टम वगैरह का जो भी प्रोसीजर था वो देख सकें। मैंने वहाँ पे बाइक, आपने इस व्लॉग में पहले देखा कि बॉक्स वगैरह बनने के लिए जब वहाँ पे दी थी, उसी टाइम पे मैंने इसकी बैटरी वगैरह भी रिमूव कर दी। और जिस कंपनी ने बॉक्स बनाया था उन्होंने मुझे कहा था कि हम इसका पेट्रोल जितना भी अंदर बाइक के वो हम सारा निकाल देंगे। तो इसके अंदर हार्डली कोई 2 लीटर के आसपास पेट्रोल होगा, लेकिन बैटरी मैंने खुद निकाली थी और उसका प्रूफ भी आपको इस वीडियो में पहले मैंने निकालते हुए दिखाया है। जब मैं वहाँ पे उनको बाइक दे के आ गया हूँ पाकिस्तान, तो तकरीबन कुछ 2 हफ्ते के बाद मुझे एक मैसेज आता है कि आपने बाइक में से फ्यूल नहीं निकाला और ना ही बाइक की बैटरी आपने निकाली है। तो फ्यूल की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता था, क्योंकि वो उस कंपनी ने करना था, मैंने उनको पैसे भी दिए थे। लेकिन बैटरी की मेरे पास 100% श्योरिटी थी कि वो मैंने अपने हाथों से निकाली है। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि जी स्कैनर में नज़र आ गई है और अब आपने एक्स्ट्रा पे करना है। तो $420 उन्होंने मुझसे फ्यूल निकालने के और बैटरी निकालने के लिए, जो कि आई थिंक इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और कह सकते हैं कि एक तरह का स्कैम ही था, क्योंकि बैटरी तो मैंने निकाली थी। लेकिन कोई नहीं जी, वो मैंने दे दी। और उसके कोई 2 हफ्ते के बाद फिर मेरी बाइक जब यहाँ पे लाहौर में पहुँची है, तो अगला जो यहाँ पे प्रोसीजर शुरू हुआ है, मेरे पास ऑनेस्टली स्पीकिंग ना तो अल्फाज हैं कि मैं इसको किस तरह से अच्छे अल्फाज में आप लोगों के सामने लेके आऊँ।
क्योंकि एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आज तक मैं जितनी भी कस्टम क्लियरेंस के लिए किसी बॉर्डर पे पहुंचा हूं या किसी मैं इस तरह एयरपोर्ट पे, जैसे मैं पाकिस्तान से अपनी बाइक कीनिया लेके गया था तो विदिन 2 घंटों के अंदर मेरी बाइक उन्होंने वहाँ पे क्लियर कर दी थी। और एजेंट ने मुझसे $440 लिए थे तब कीनिया में, और उसी में उसने करवा के मेरे पहुंचने से पहले बाइक मेरे दोस्त के घर पहुंचा दी थी। लेकिन यहाँ पे जो कुछ हुआ वो किसी भी तरह उसको कोई भी बंदा जस्टिफाई नहीं कर सकता। अच्छा जी, मैंने अभी अपना मोबाइल निकाल लिया कि जिसके ऊपर वो कोटेशन वगैरह जो मुझे मिली थी। सबसे पहले तो बताते चलूँ कि जब मेरी बाइक यहाँ पे लैंड हुई थी तो उसके तकरीबन कोई 1 हफ़्ते के बाद मुझे, जो मैंने एजेंसी हायर की थी, उन्होंने मुझे एक कोटेशन भेजी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि तकरीबन 3,63,000 रुपया मैंने यहाँ पे लाहौर में बाइक को क्लियर करवाने के उनको पे करने हैं। नॉर्मली जब भी कभी कोई इंटरनेशनल ट्रैवलर या कोई भी आप गाड़ी लेके आते हैं जो कारनेट पे होती है, तो उसके ऊपर आपने कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना होता। कुछ छोटी मोटी अमाउंट हो सकती है, $5-10 $50, वहाँ पे रोड टैक्स, इस तरह की चीज़ों के। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने किया था इसमें टैक्स डला है जी तकरीबन 1,45,000, और उसके अलावा बाइक को क्लियर करने के लिए उन्होंने कहा कि तकरीबन कोई 7 दिन लगेंगे। तो उन 7 दिनों के 1,40,000 रुपया उन्होंने बना दिया जिस शेड में ये बाइक खड़ी हुई है। अब थोड़ा-सा मैं इसमें डिटेल में जाता हूँ कि देखिए, जब यहाँ पे बाइक या गाड़ी या कोई भी इवन के छोटा-मोटा पार्सल जो है वो लैंड होता है लाहौर एयरपोर्ट पे, तो उसको क्लियर होने में टाइम लगता है। तो वो चले जाते हैं यहाँ पे जो शेड बना हुआ है या यार्ड उसको बोलेंगे जो भी, वो कंट्रोल करती है जेरिस। तो जितनी भी यहाँ पे क्लीयरेंस से लेके वो जो लैंड होने के बाद क्लीयरेंस और कस्टमर हैंडलिंग तक का जो टाइम पीरियड होता है, वो उसको चार्ज करते हैं वेट से या उसका साइज़ वगैरह। अब मेरी जब बाइक आई थी तो इसका उन्होंने वेट बनाया था, इवन कि इसका वेट थोड़ा है, लेकिन क्योंकि बॉक्स जो है वो वॉल्यूम उसका ज़्यादा है तो वो वेट बना था, उन्होंने निकाला था 500 कुछ किलोग्राम ना। तो उस बेस पे उन्होंने 20,000 रुपया पर डे के हिसाब से स्टोरेज के चार्जेस मुझे डाले हैं। तो जितने दिन क्लियर होने में लगेंगे उतने दिन आप समझ लें कि हर दिन 20-20 हज़ार रुपया ऐड होता जाएगा, और ये पैसे कस्टम्स को नहीं जाएंगे बल्कि वही इंटरनेशनल कंपनी जेरिस को जाएंगे। और नॉर्मली आप कह सकते हैं कि 2 से 3 दिन में मैक्सिमम जो डिले आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब उन्होंने 1 हफ़्ते का बताया तो मुझे लगा कि यार ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो वहाँ पे एक कस्टम ऑफ़िसर हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं। उन्होंने वीडियोज़ वगैरह देखते थे, उसके थ्रू उन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प की कि देखें आप क्योंकि कारनेट पे बाइक लेके आ रहे हैं तो आपको एक तो पंजाब गवर्नमेंट का जो टैक्स उन्होंने डाला वो नहीं डालेगा, और मैं उसको निकलवा दूँगा। लेकिन वो टैक्स तो उन्होंने निकलवा दिया। मसला जो आया, अब 7 दिनों से मेरी बाइक क्लियर होते-होते तकरीबन इन्होंने 26 दिन लगा दिए, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि बाइक को कारनेट के ऊपर क्लियर कैसे करना है, जो कि मेरे ख़्याल में बड़ी ही अ, हैरत अंगेज़ सी बात है। या फिर ये होता है कि जब आप कस्टम ऑफ़िसर बने हैं और आपकी एक जॉब है और आपको नहीं पता कि वो जॉब कैसे करनी है। और मुझे जो भी रीज़न थे, क्योंकि मुझे कह रहे थे कि अब देखिए टेक्निकल वर्ड्स मुझे नहीं पता, कि हमें नहीं पता कि हम इसकी जेडी फ़ाइल कैसे करेंगे, ये बैगेज में फ़ाइल करेंगे या इसको वैसे लेके आएँगे। तो उनको समझ नहीं लग रही थी, और उस समझ ना लगने का नुकसान मुझे हो रहा था, क्योंकि बाइक जितने दिन वहाँ पे खड़ी रहेगी मुझे पैसे पड़ते जाएँगे। 3-4 बार मैं वहाँ पे खुद गया हूँ, एजेंट से भी रिक्वेस्ट की, कस्टम ऑफ़िसर से भी रिक्वेस्ट की, सिवाय एक बंदे के जिसका मैं नाम नहीं ले रहा, शायद कल को इशू ना बने। उन्होंने बहुत हेल्प की, और अगर वो हेल्प ना करते तो हो सकता है कि मेरी बाइक वहाँ पे 1 डेढ़ महीना और भी खड़ी रहती। अब 26 दिनों के 5,70,000 या 80,000 रुपए बने स्टोरेज के, फिर कस्टम क्लियरेंस और जो दूसरी चीज़ों के उन्होंने डला के 6,30,000 रुपया मुझे पड़ा है लाहौर में बाइक क्लियर करवाने का, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने हर कानूनी तरीके से हर डॉक्यूमेंट लेके चला हूँ।
जिसकी बेस पे नॉर्मली आप कह सकते हैं कि 1-2 दिनों में ये मेरे काम हो जाने थे, लेकिन उन्होंने नहीं किए। और जब भी मैं उनके पास गया मुझे ये कह रहे थे कि देखें ये उस बंदे ने करना है, ये उसके पास अब फ़ाइल चली गई है। हर रोज़ कहानियाँ ही हो रही थी। दरमियान में कस्टम ऑफ़िसर जिसने ये काम करना था उसका तबादला हो गया, वो चला गया। अगला बंदा जब आया उसका जी आईडी क्रिएट नहीं हुआ, जब तक वो आईडी क्रिएट नहीं हुआ आईटी वाले नहीं करेंगे, वो मेरी बाइक को क्लियर नहीं कर पाएगा। करते कराते आखिर में मैं कस्टम ऑफ़िसर जो यहाँ के हेड हैं, डीसी हैं, उनके पास में गया, उनसे भी मैंने ये रिक्वेस्ट की। उसके बाद कुछ 3-4 दिनों के बाद इन्होंने मेरी बाइक जो है वो रिलीज़ की। बकौल कस्टम के सारा कसूर जो है वो एजेंट का है। एजेंट मेरे बकौल बेचारे हर रोज़ काम कर रहे थे, इनके पास जाते थे, लेकिन ये जीडी ही नहीं फ़ाइल करते थे। और कस्टम वाले ये कहते हैं जब तक जीडी फ़ाइल नहीं होगी तो हम तो प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट करेंगे, लेकिन जीडी भी फ़ाइल कस्टम वालों ने करनी थी। अब ये पहली बाइक है कह रहे हैं जो कारनेट पे लाहौर एयरपोर्ट पे आई है, तो इस वजह से इनको प्रोसीजर का नहीं पता था। देखिए वो प्रोसीजर मैंने तो नहीं इनको समझाना था। जब आपके पास कानूनी तौर पे उसके बाद मैं गया हूँ, वहाँ पे जाके जो लॉ था वो उनको पढ़ के अच्छी तरह से समझाया है कि देखें ये मेरे साथ हो रहा है, जहाँ पे लोग मुझे जानते भी हैं कस्टम ऑफ़िसर, और उसके बावजूद ये इतना टाइम लगा है। आज तक मैंने जितनी जगहों पे लेके गया हूँ, अब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है कि शायद ये मेरा सबसे गलत फ़ैसला था कि इसको वापस लाहौर लेके आने का। मैं इसको किसी और भी पोर्ट पे लेके जा सकता था, वो भी ईज़ी पड़ जाना था। मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा कि इसमें कस्टम का कसूर है या एजेंट जो थे उनका कसूर है, लेकिन एजेंट से लेके कस्टम ऑफ़िसर सबका कहीं न कहीं इसमें कसूर है, क्योंकि एट द एंड ऑफ़ द डे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एजेंट ने जितने पैसे लगने थे वो पैसे मैंने दिए, कस्टम ने 26 दिन अगर लगाए तो उसका भी नुकसान मुझे हुआ। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कस्टमर ही पे करता है, और वो पैसे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी नहीं गए, वो पैसे एक इंटरनेशनल कंपनी को स्टोरेज के पड़ गए हैं। और बाकी मुल्कों में तो ये होता है कि एक आधा हफ़्ता आपको दिया जाता है कि इस एक आधे हफ़्ते में आप अपनी बाइक, गाड़ी, अपने जो भी लगेज है, कुछ सामान है, उसको क्लियर करवा लें। यहाँ पे जिस दिन लैंड होगी उसी टाइम मीटर स्टार्ट हो जाएगा स्टोरेज का। तो मुझे लगता है बहुत अनफ़ेयर है। अब उसका कितना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी मिसाल हमारे सामने रंगीली है। 5,80,000 सिर्फ स्टोरेज के चार्जेस हमने पे किए हैं। पहले जो पहली कोटेशन मिली थी उसमें 1.5 लाख था स्टोरेज का। उसके बाद वो बढ़ते-बढ़ते हर दिन, और तरले मिन्नतें मैं दरमियान में ना करता, लोगों को इन्वॉल्व ना करता, तो हो सकता है कि ये 10-12 लाख मुझे सिर्फ स्टोरेज का पड़ जाता। कोशिश करेंगे कि आगे से पाकिस्तान बाइक नहीं लेके आनी, कहीं और जाएंगे, वहीं पे इसको रख के उधर से किसी और पोर्ट की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि एक तो यहाँ पे कानून जो है वो काफ़ी सख्त हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि किसी हद तक उसका नुकसान जो सिर्फ ट्रैवलर्स हैं उनको हो रहा है। बाकी जो अपनी गाड़ियाँ इधर रेंट पे या इधर उधर चलाते हैं उनको कोई मसला नहीं है। एनीवे, अभी हम बाइक को सेट करवाते हैं, इस गम को भुला के जो हमने यहाँ पे ख़र्चे वगैरह किए हैं, और कोशिश करेंगे कि अगले कुछ दिनों में इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर के लिए निकलें। अभी यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और बाइक के भी कुछ काम होने वाले हैं, कुछ पार्ट्स हमारे पास हैं, कुछ नहीं हैं। तो नॉर्मली हर टूर से पहले 1-2 महीने बाइक को सेट करवाने पे, पार्ट्स वगैरह मंगवाने पे, जिन कंट्रीज़ में जा रहा हूँ तो उनके वीज़ाज़ वगैरह अरेंज करने में, रूट प्लान वगैरह बनाने में थोड़ा सा जो है वो फैमिली के साथ टाइम गुजारने में लग जाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।